अब खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चुनाव में बड़ी जीत के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई है। इस मीटिंग में सर्वसम्मति से उमर अब्दुल्ला को नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक दल का नेता चुना गया है। अब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायकों की संयुक्त बैठक होगी, जिसमें गठबंधन के विधायक दल का नेता चुना गया है। इसके बाद गठबंधन के नेता सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रही है। मीटिंग के हवाले से जो फैसला हुआ वो आप जानते हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग हुई। लेजिस्लेटिव पार्टी ने अपने लीडर का फैसला किया और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझ पे एतमाद जताया, मुझ पे भरोसा किया और मुझे एक मौका दिया कि मैं राजभवन जाके गवर्नर साहब से हुकूमत बनाने का दावा करूं। अब फिलहाल कांग्रेस से बातचीत चल रही है ताकि उनका सपोर्ट जो है वो मिले, लेकिन फिलहाल 4 इंडिपेंडेंट एमएलए जो जीत के आए हैं उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना सपोर्ट जो है वो दे दिया है। तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो स्ट्रेंथ है वो 42 प्लस 4 इंडिपेंडेंट्स, सो 46। ज्यादा जानकारी के साथ दीपांकर हमारे सहयोगी जम्मू से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपांकर, फिलहाल किस तरीके की जम्मू कश्मीर में हलचल आप देख पा रहे हैं? नई सरकार के गठन की तैयारियां शुरू हो चुकी है। देखिए, सुबह से ही उमर अब्दुल्ला और फारूकुल्ला के लिए अच्छी खबर आती जा रही है। पहले कश्मीर के 2 जो इंडिपेंडेंट थे वो आकर नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन कर गए। उसके बाद जम्मू क्षेत्र से भी 2 इंडिपेंडेंट ज्वाइन करके, यानी कि जो जादुई आंकड़ा है 46 का वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास खुद के पास है इस समय। लेकिन एक गठबंधन धर्म को निभाते हुए ये चीज साफ कर दी गई कि एक तरफ कांग्रेस की मीटिंग भी चल रही है और अभी से कुछ ही देर में हम आपको बताते चले कि कांग्रेस की सपोर्ट लेटर भी मिल जाएगी और हो सकता है 2-3 घंटे में आप देखें कि उमर अब्दुल्ला जो है वो पहुंचे राजभवन और टेक करे क्लेम। क्योंकि जो पार्टी सूत्र बताते हैं वो ये बताते हैं कि कल जो जुमे का दिन है, शुक्रवार का दिन है, एक 22 दिन जो है वो माना जाता है और ऐसे में कल का समय मांगा जा सकता है एलजी से, ताकि ये मुख्यमंत्री पद की जो एक शपथ है वो ले सकें। जहां तक पोर्टफोलियोज का सवाल है, निश्चित तौर पर ये भी बताया गया है कि कुल मिला के यहाँ पे 10 यहाँ पर जो कैबिनेट रहनी है 10 की रहनी है, उसमें एक तो खुद चीफ मिनिस्टर होंगे और 9 जो इसमें मंत्री होंगे। क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी में सिर्फ 10% तक की जो है वोकल कैपेसिटी, और ऐसे में एक इसके अलावा 2 एमएलए को, एक को स्पीकर और एक को डिप्टी स्पीकर भी बनाया जाएगा। लेकिन आपस में बातचीत चल रही है, हो सकता है 2 से 3 मंत्रालय जो है वो कांग्रेस को दिए जा सकते हैं और इसके अलावा तमाम जो मंत्रालय हैं वो रखे जाएंगे। हालांकि ये भी हम आपको साफ करते ही चले कि फिलहाल जो एक होम मिनिस्ट्री है वो इस कैबिनेट में नहीं होगी, क्योंकि 2 बड़ी पावर जो है वो अभी फिलहाल तक एलजी के पास कई सारी पावर्स है। अगर आप मुझे 2 मिनट तक समय देंगे तो मैं इस बात को साफ करना चाहूंगा, दर्शकों को बताना चाहूंगा कि क्या क्या पावर्स हमारी चीफ मिनिस्टर के पास रहने वाली हैं। यहाँ पर एजुकेशन को लेकर ये डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड कर सकती है। इसके अलावा अगर छोटी छोटी मुद्दे जिस तरह सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, आपके हेल्थ डिपार्टमेंट है, ये तमाम चीजों को लेकर ग्राउंड पर जो है वो ये डिसीजन हो सकते हैं। लेकिन 3 बड़े मुद्दों को लेकर पुलिस डिपार्टमेंट की जो पूरी कंट्रोल है वो एलजी के पास रहेगा, लैंड का कंट्रोल भी एलजी के पास रहेगा, और इसके अलावा फाइनेंशियल मैटर्स, जितने भी फाइनेंस से जुड़े हुए मैटर्स होंगे, अगर बिल लेजिस्लेटिव असेंबली पास करती है उसके बावजूद वो बिल जो है वो एलजी के पास जाएगा और अगर एलजी इसका एसेंट देते हैं तभी वो फाइनेंशियल मैटर जो है उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगर कहीं टकराव की स्थिति आती है तो वो बिल माननीय प्रेसिडेंट के पास भी जा सकता है। यानी कि जिस तरह आप दिल्ली में देखते हैं वहां पर भी कई बार एलजी और मुख्यमंत्री के बीच में कई इश्यूज को लेकर टकराव रहता है। ये इसी तरह की
स्थिति यहाँ पर है। और आपने देखा जिस तरह के ये कहा जा रहा है कि वीकेस्ट चीफ मिनिस्टर होंगे उमर अब्दुल्ला, इन सब चीजों की रियलाइजेशन जरूर उमर अब्दुल्ला को भी है, फारूक अब्दुल्ला को भी है, लेकिन वो उम्मीद लगाए बैठे हैं। उन्होंने एक बात जरूर साफ कर दी है कि जहां एक तरफ वो सेंटर के साथ झगड़ा करके आगे नहीं बढ़ सकते, उन्होंने एक किस्म से अगर हम कहें तो रेजोल्यूशन जो असेंबली में लाया जाना था, जिस तरह से उनकी एक पहले से सोच थी कि हम असेंबली में रेजोल्यूशन लाएंगे। बिल्कुल दीपांकर, देखिए सेंटर के साथ झगड़ा करके विवाद करके बिल्कुल भी विकास नहीं हो सकता है। और दिल्ली का ही एग्जांपल ले सकते हैं कि दिल्ली में मुख्यमंत्री और एलजी के बीच तनातनी रहती है और तनातनी के चलते दिल्ली का विकास जो माने कि ब्रेक लग चुका है, विकास आगे बढ़ नहीं पाता है। किसी भी चीज को लेकर के विचार विमर्श किया जाता है, चर्चा होती है, सहमति बनती है तो एलजी के पास जाकर के रुक जाता है। अगर एलजी की तरफ से सहमति बनती है तो मुख्यमंत्री जाकर के उसमें कोई ना कोई अड़ंगा अड़ा देते हैं, तो विकास नहीं हो पाता है। तो सेंटर के साथ तो विचार विमर्श करके आपको चलना ही होगा। लेकिन एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक दल का नेता उमर अब्दुल्ला को चुना गया, लेकिन गठबंधन के नेता को लेकर के अभी तक कोई नाम जो है वो सामने नहीं आया। क्या कुछ लग रहा है, किसे जिम्मेदारी दी जा सकती है? आपकी बात सही है, बिल्कुल गठबंधन के नाम नहीं आए, लेकिन इस समय कांग्रेस किसी भी तरह से स्थिति में नहीं है कि वो कोई बड़ी बार्गेन करे। ये आज की डेट में गठबंधन का जो एक औपचारिकता मात्र रह गई है कि इन्हें जो है वो जल्दी ही गठबंधन भी सामने आएगा। आप देखेंगे तारिक अहमद करा भी सामने आएंगे और वह भी अनाउंसमेंट कर देंगे कि उमर अब्दुल्ला जो है वो चीफ मिनिस्टर होंगे। कुछ ही समय की बात है और ये भी आएगी। लेकिन एक बात जो हम आपको अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहते हैं, उमर अब्दुल्ला ने साफ कर दिया है जैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली बैठेगी सबसे पहले वह एक रेजोल्यूशन पास करेंगे और उस रेजोल्यूशन में स्टेटहुड की डिमांड की जाएगी और वो रेजोल्यूशन लेकर वो जाएंगे दिल्ली में। और उनका कहना यह है कि मैं उस रेजोल्यूशन की कॉपी को जाकर प्रधानमंत्री को दूंगा, यानी कि स्टेटहुड मिलना है, केंद्र ने देना है। लेकिन अपनी जो मैनिफेस्टो में ये मेंशन किया गया है उस चीज को एक किस्म से पब्लिक और डोमेन में लाने के लिए ये कार्रवाई सबसे पहले जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में की जाएगी। यहाँ पर हम आपको बताते चले कि धारा 370 को लेकर भी उमर अब्दुल्ला ने अपना जो स्टैंड है वो काफी सॉफ्ट कर दिया है। सॉफ्ट स्टैंड हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कि जिन्होंने धारा 370 हटाया है उनसे ये उम्मीद करना कि वो धारा 370 को वापस देंगे, ये बेईमानी है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है और ये बात सब समझते भी हैं। ऐसे में वो उन्होंने ये कहा कि हम उम्मीद करेंगे कि केंद्र में कभी ऐसी कोई सरकार आ जाए जो हमारे स्टैंड को समझे और उनके साथ हम नेगोशिएशन करके राज्य के लिए कुछ और ला सकें। इस तरह का बयान जो है वो उमर अब्दुल्ला की तरफ से आया, यानी कि वो भी नहीं चाहते कि अगर मान लीजिए वो एक रेजोल्यूशन धारा 370 को लेकर पास कर देते हैं असेंबली में